Hello friends, welcome to my channel. So today we'll be discussing about the 2019 GS paper 1 prelims, and so let's start with it. The first question is मुगल इंडिया के रेफरेंस में जागीरदार और जमींदार में क्या डिफरेंसेस है। और अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो उसमें है कि जागीरदार लैंड होल्डर्स होते थे, वो जुडिशियल और पुलिस राइट्स उनके पास होता था, और जमींदार जो होते थे उनके पास रेवेन्यू राइट्स होता था, और रेवेन्यू कलेक्शन के अलावा और उनको कोई ड्यूटी नहीं करनी पड़ती थी। और वहीं पे देखा जाएगा कि सेकंड ऑप्शन में है जागीरदास की जो मतलब कि लैंड असाइनमेंट थी वो हेरिडिटरी थी, वो जनरेशन के बाद जनरेशन मिलेगा, लेकिन जमींदास की हेरिडिटरी नहीं थी। यहाँ पे दोनों चीज़ गलत है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो अकबर के टाइम पे पूरे टेरिटरी को दो भाग में मतलब डिवाइड किया गया था, एक खलीसा और एक जागीर। जो खलीसा से जो रेवेन्यू मिलता था वो जाता था राजा के ट्रेजरी में, और जो मतलब कि जागीर से रेवेन्यू मिलता था वो जागीरदार लेते थे। क्यों लेते थे? क्योंकि उनके पास रेवेन्यू कलेक्शन की राइट थी, मिलिट्री ऑब्लिगेशंस थे। लेकिन जो मतलब कि पुलिस ड्यूटीज़ हो गए, जुडिशियल ड्यूटीज़ हो गए, वो जमींदार करते थे, वो जागीरदार नहीं करते थे। और जागीर सिस्टम के और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये था कि जो जागीर होल्डर्स है, मतलब कि एक जागीर होल्डर से दूसरे जागीर होल्डर को शिफ्ट हो सकता है ये। और क्यों हो सकता है? एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न के लिए। मतलब कि जैसे लैंड कुछ मिला था औरंगजेब के टाइम में, लैंड मिला था सबको, लेकिन जो डेक्कन में थे वहाँ लैंड इतना मतलब कि अच्छा नहीं था, तो जो पहले से जो जागीर लैंड्स थे उसको डिवाइड करके जो डेक्कन में पोस्टेड थे उनको दिया गया था। तो जागीर्स मतलब ट्रांसफरेबल भी है, सीज्ड भी हो सकते हैं, तो ये हेरिडिटरी नहीं हो सकता है। लेकिन जमींदार के पास हेरिडिटरी पावर है। तो जमींदार जो है वो मुगल एम्पायर के हर कोने में थे, मतलब जमींदारी जो वो चलती थी। और जमींदार जो है वो जमीन और दार मतलब लैंड एंड होल्डर, जो एक पर्शियन टर्म है, उससे आता है। तो जमींदार मतलब अकबर के टाइम से है, और इनका डिफरेंसेस हमने देखा। पुलिस और मतलब कि जुडिशियल फंक्शंस तो जमींदार करते थे, जबकि मिलिट्री ऑब्लिगेशंस जागीर के पास थी। औरंगजेब के टाइम के बारे में मैंने बताया। और ये जो जागीर है वो ट्रांसफरेबल भी है और सीज भी हो सकता है। उस ये अगर मतलब कि आप सतीश चंद्र देखेंगे तो वहाँ पे मेंशन्ड है। उस हिसाब से हम देखेंगे कि अभी सेकंड क्वेश्चन कि जो लैंड रिफॉर्म्स है जो लैंड रिफॉर्म्स है वो इंडिपेंडेंट इंडिया में, तो इनमें से क्या करेक्ट है उसके बारे में। जी कि सीलिंग लॉज वेर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग्स एंड इंडिविजुअल होल्डिंग पे नहीं था। मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म वॉज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल लैंड टू ऑल लैंडलेस। हाँ, ये तो एम था ही, जिनके पास बहुत था उनके उनसे जिन जो पुअर थे उनको देना। उससे क्या हुआ कि कैश क्रॉप की कल्टीवेशन बढ़ा। ये तो गलत ही लग रहा है, पहला वाला भी गलत लग रहा है। और और था कि लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड नो एग्जेम्पशन टू द सीलिंग लिमिट्स, ये भी गलत है। तो जो सही है वो था कि लैंड मतलब कि रिफॉर्म का एम था एग्रीकल्चरल लैंड सबको देने के लिए। इसका वीकनेस था कि लैंड सीलिंग लॉज इंडिविजुअल होल्डिंग को एम नहीं करते थे, इसलिए बड़े बड़े जमींदार क्या करते थे कि अपने लैंड को दूसरे मतलब कि अपने रिलेटिव्स को सबको डिवाइड करके दे दिए, तो इसे स्किप कर गए वो। बाकी कैश क्रॉप तो ब्रिटिश टाइम पे था, और पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम कैश क्रॉप से मतलब कि हट गए और फूड क्रॉप्स के ज़्यादा ध्यान दिए। और फिर अगर हम देखेंगे तो कैश क्रॉप क्या क्या हो गया, अगर आप देखोगे तो टी, रबर, शुगर केन, ये सब हो गए। फिर हम देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। तो जो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है वो कौन प्रोड्यूस करता है? वो प्रोड्यूस करता है हमारा एक सेकेंड, वो प्रोड्यूस करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हाँ, वो प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो अभी हम देखेंगे कि कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में हम देखेंगे कि वो तब क्या हुआ था। तो 1813 के जो चार्टर एक्ट है उसमें क्या है कि वो ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म करके बस चाइना का टी ट्रेड और इंडिया का टी ट्रेड और चाइना के साथ ट्रेड रखा था।
ये जो मतलब बात यहाँ पे बताई जा रही है। और फिर हम देखेंगे कि ये सही है कि नहीं। ये तो सही है, 1813 में यही हुआ था। दूसरा चीज़ क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश की सोवेरेंटी है वो असर्ट हो गया था इंडियन टेरिटरीज़ के ऊपर, जो पहले कंपनी होल्ड करता था। तीसरा गलत है कि रेवेन्यू ऑफ इंडिया वॉज नाउ कंट्रोल बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये चीज़ नहीं हो रही थी। रेवेन्यू जो मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट का, वो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा मतलब कि ये हुआ था कि जो पार्लियामेंट कंट्रोल करेगा इंडिया का रेवेन्यू, पिट्स एक्ट जो कि 1784 में हुआ था, पहले ही हो गया था मतलब ये। तो अब जाएंगे फिफ्थ क्वेश्चन में, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में है। तो स्वदेशी मूवमेंट में बोला गया है कि ये इंडिजिनियस आर्टिजन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री के लिए का रिवाइवल किया। हाँ, ये रिवाइवल किया। और जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश हुआ था एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो ये वाली जो चीज़ है ये भी हुआ था स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था? अगस्त 5 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन हुआ था। और स्वदेशी मूवमेंट क्या? स्वदेशी कपड़े और चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू करने के लिए हुआ था। फिर हम देखते हैं कि सिक्स्थ क्वेश्चन, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ये महात्मा गांधी ने शुरू किया था क्या? मतलब कौन सा सही है? मूवमेंट के बारे में लिखा गया, लीडर के बारे में लिखा गया? हाँ, ये महात्मा गांधी ने किया था एंटी अनटचेबिलिटी। ऑल इंडिया किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। हाँ, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। और थर्ड था सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ईवी रामस्वामी नायकर। ये इसके बारे में हम जैसे कि कास्ट मूवमेंट, ये सब में भी बहुत ज़्यादा नायकर की बातें आती हैं, क्योंकि उन्होंने ये स्टार्ट किया था मतलब ये मूवमेंट को। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कास्ट, दलित, ये सब चीज़ों में। फिर हम देखते हैं सिक्स्थ के बाद सेवेंथ क्वेश्चन, इनके बीच में कौन सा एक हड़प्पन साइट नहीं है? ठीक है, तो चानोदारो तो हड़प्पन साइट है, हमें पता है। देसलपुर भी है। कोटीदिस कंटेम्प्रेरी है हड़प्पन एरा से। सोहोगुरा जो है वो अशोकन एरा इंस्क्रिप्शन के लिए फेमस है। तो ये हड़प्पन साइट तो नहीं हो सकता, क्योंकि अशोका आते हैं आफ्टर द 6th सेंचुरी, मतलब बिम्बिसार ये सब मतलब उनके बाद आते हैं मौर्यन डायनेस्टी जो हो गया हमारा। फिर हम देखते हैं कि इनमें से रान्यो अशोका, relief sculpture inscription is Ranyo Asoka, King Ashoka, mentioned along with the stone portrait of Asoka. इन यहाँ पे कहाँ पे मतलब रान्यो अशोका करके मेंशन किया गया है अशोका के पोर्ट्रेट के साथ? तो ये कंगनहल्ली में है। कंगनहल्ली कहाँ पे? कर्नाटका में है। तो ये एक मतलब कि इम्पॉर्टेंट एग्जाबिशन साइट है बुद्धिस्ट का। और इसमें क्या है कि एक स्टोन स्कल्पचर स्लैब है जिसमें रान्यो अशोका या फिर द किंग अशोका लिखा गया है। उसमें अशोका का पोर्ट्रेट भी है, जिसमें उनको क्वीन और फीमेल अटेंडेंट सराउंड कर रहे हैं। तो ये हमारा 8 क्वेश्चन हो गया। अब 9th क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा महायाना बुद्धिज़्म का फीचर्स है? तो आप अगर देखेंगे महायाना बुद्धिज़्म जो है इट इज़ अ लाइक एलिट फॉर्म ऑफ दैट बुद्धिज़्म। तो उसमें क्या है कि डेइफिकेशन ऑफ बुद्धा तो हुआ था, इमेज वर्शिप और रिचुअल्स भी आ गए थे। और उसमें क्या हुआ था कि ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वस वो भी हो गया था। बोधिसत्वस कौन है? जो अपने एनलाइटमेंट पा चुके हैं और अभी दूसरों को एनलाइटमेंट देंगे, वो हो गए बुद्धिसत्वस। फिर हम देखेंगे कि अभी 10th क्वेश्चन क्या हो गया कि विथ रेफरेंस टू फोर्स्ड लेबर इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? यस, तो गुप्ता पीरियड में फोर्स्ड लेबर था। तो इसमें क्या था कि जो सोर्स ऑफ इनकम है स्टेट के लिए ये फोर्स लेबर से मिलता था, बिश्ती जो जिसको बोलते थे। ये टैक्स जो लोग पेमेंट करते थे, ये मध्य प्रदेश और काठियावाड़ रीजन में एब्सेंट था? नहीं, ये गलत है, ये था वहाँ पे। द फोर्स लेबर वॉज एंटाइटल्ड टू वीकली एज? नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज दे डू नॉट हैव इन एज सच राइट्स। फिर हम देखेंगे कि द एल्डेस्ट सन ऑफ लेबरर वॉज सेंट एज अ फोर्स लेबरर, ये भी गलत था। तो अब देखते हैं हम 11th क्वेश्चन, कल्याण मंडपस की बिल्डिंग कौन से मतलब किंगडम करवाया था? तो ये है एक्चुअली विजयनगर किंगडम। कल्याण मंडप की मतलब कि जो टेम्पल का एक जो फीचर है वो विजयनगर किंगडम से शुरू हुआ था। वेडिंग्स के लिए कल्याण मंडप मीन्स सेलिब्रेट डिवाइन वेडिंग्स। फिर आप देखते हैं 12th नंबर क्वेश्चन में क्या है। 12th नहीं, सॉरी, हाँ 12th क्वेश्चन में क्या है? तो इसमें क्या है कि इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन इज नोन एज अमील।
अमिल बोलते थे उनको करके वो पूछा गया है। हाँ, ये सही बात है। जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था दिल्ली सल्तनत के बारे में, ये है कि तो उसको अमिल बोलते थे। जमींदार बोलते थे अकबर के टाइम पे, मतलब जमींदार उनको बोला गया। और मतलब कि जागीरदार कौन है, जिनके पास जागीर रहता था। तो यहाँ पे अमिल सही है। इक्ता सिस्टम जो सुल्तान ऑफ दिल्ली ने इंट्रोड्यूस करवाया था, एक एंशिएंट इंडिजिनियस इंस्टीट्यूशन है। तो इसमें कि इक्ता सिस्टम जो है वो लैंड कंट्रोल मतलब के बारे में है। दिल्ली सल्तनत ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और ये इंडिजीनियस नहीं है, ये सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया से आया गया है। और जनरली वो वहीं से ही इन्फ्लुएंस होके, जैसे जमींदार पर्शियन वर्ड है, तो इन्फ्लुएंस होके वही चीज़ लाते थे। फिर मीर बख्शी जो है वो एग्जिस्टेंस में कब आया, खिलजी सुल्तान के टाइम पे। नहीं, जो मीर बख्शी है वो एक मुगल हाई ऑफिस इन चार्ज ऑफ मिलिट्री पे एंड अकाउंट्स, वो दिल्ली सल्तनत की बात नहीं है। तो इक्ता हमने देखा, इक्ता क्या लैंड कंट्रोल का सिस्टम है, वेस्ट एशिया सेंट्रल एशिया से आया था। और वहीं पे हम देख रहे हैं कि अमील्स कौन है, जो हमारे रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं नॉर्थ इंडिया में सल्तनत एरा में, जस्ट एज कम्पेयर टू द जमींदास। फिर हम देखते हैं कि मीर बख्शी कौन है, मुगल हाई ऑफिस ऑफ मिलिट्री पे एंड अकाउंट्स। फिर 13 में जाएंगे तो सेंट निम्बर का जो है वो कंटेम्प्रेरी थे अकबर के, ये पूछा गया है। तो हाँ, मतलब कि वो कंटेम्प्रेरी नहीं थे, क्योंकि निम्बर्क जो थे वो 12 to 13 सेंचुरी में थे। और सेकंड को ये है कि कबीर इन्फ्लुएंस हुए थे शेख अहमद सिरहिंदी। सिरहिंदी जो है इस्लामिक थे, हनाफिक स्कॉलर थे। जब कबीर थे वो निर्गुण भक्ति के थे, तो दोनों की आइडियोलॉजी काफ़ी अलग है। और कबीर पहले आए थे सिरहिंदी के, तो इन्फ्लुएंस हो ही नहीं सकते हैं। कबीर पहले आए, दोनों की आइडियोलॉजी डिफरेंट है। वो इस्लामिक स्कॉलर, ये निर्गुण भक्ति के पुजारी हैं। सेंट निम्बर्का जो थे वो मतलब कि वो भी अकबर के कंटेम्प्रेरी नहीं थे। फिर हम आते हैं अभी 14th क्वेश्चन पे। विथ रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया रूल इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। महात्मा गांधी इंस्ट्रूमेंटल थे इंडेंजर्ड लेबर के एबोलिशन के लिए इंडिया से। लॉर्ड क्लेम्सवेल के वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी सपोर्ट नहीं किए थे इंडियन का रिक्रूटमेंट इन वर्ल्ड वॉर, ये गलत है, उन्होंने सपोर्ट किया था। कंसिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ बाय इंडियन पीपल, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द कॉलोनियल रूलर्स। हाँ, ये हुआ था। तो 1 and 3 सही है, 2 गलत है। और अगर हम देखेंगे कि इसमें जो एबोलिशन कैंपेन भी था, उसमें गांधी के कलीग CF एंड्रयूज भी सपोर्ट किए थे। फिर हम देखें 15 की, ये जो तीनों लोग दिए हैं वो क्या क्या पोजीशन हेल्ड किए थे। तो इसमें क्या है कि तीनों ने सही पोजीशन, मतलब सही दिया गया है। तेज बहादुर सप्रू प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के। KC नियोगी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर थे। PC जोशी जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। और ये काफ़ी तीनों की फिगर्स रहे हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन। तेज बहादुर सप्रू लिबरल में से थे, जब मॉडरेट लिबरल हो गए, तेज बहादुर सप्रू वॉज अ लिबरल। एंड KC नियोगी जो थे वो क्या थे, मतलब फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के मेंबर थे और फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। और PC जोशी तो आपको पता है कि वो सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के, कम्युनिस्ट मूवमेंट के अर्ली लीडर्स थे। फिर हम देखते हैं कि मियान तानसेन के रेफरेंस में ये है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तानसेन वॉज अ टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर, यही सही नहीं है। उनको ये टाइटल दिया था राजा बिक्रमजीत ने। तानसेन ध्रुपद हिंदू गॉड एंड गॉडेस पे करते थे, हाँ, अपने पैटर्न्स पे गाना बनाते थे, और वो काफ़ी रागस इन्वेंट किए थे। फिर हम देखते हैं 17 में क्या कि मुगल एम्परर्स जो हैं वो अपने जो एम्पैसिस वो इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट्स में थोड़ा छोटा छोटा ड्राइंग्स पेंटिंग्स वो सब होता था, एल्बम और इंडिविजुअल पोर्ट्रेट पे शिफ्ट कर दिए। तो ये किसने किया था, जहांगीर के टाइम से ये वो हो गया था। फिर अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर द नीति आयोग। तो ये नीति आयोग के उसमें अटल इनोवेशन मिशन आ गया था। फिर हम देखते हैं 21st June the sun does not set below the horizon at the Arctic Circle, does not set below the horizon of Antarctic Circle, shine vertically overhead at the noon, it does not set below the horizon at the Arctic Circle. Okay,
ये सही आंसर है। आर्कटिक सर्कल के ओरिजिन के नीचे नहीं सन सेट नहीं होता, सन रहता है 21 जून में। फिर हम देखते हैं 21। इसमें ये दिखाया गया है कि न्यू वर्ल्ड से मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट वाज डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ओल्ड वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड में कौन क्या क्या चीज़ें आया था। तो एक तो टोबैको, कोकोआ एंड रबर ही आया था, क्योंकि कोकोआ हमारा अफ्रीका में था, ये सब था। तो मतलब कि हाँ ये आया था, लेकिन टोबैको, कॉटन तो ऑलरेडी मतलब कि था ओल्ड वर्ल्ड में, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। एंड हम अगर देखेंगे कि कॉफ़ी ये सब के बारे में, तो एक सेकेंड, हाँ तो ये टोबैको, कोको एंड रबर ही है। कॉफ़ी भी नहीं है, शुगर केन था, प्लांटेशन ऑलरेडी हो रहा था, वीट भी था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। येस, डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ये गलत है। डबल हम्प्ड जो मतलब कैमल है, ये क्या है कि सेंट्रल एशिया में भी पाया जाता है, कजाकिस्तान, नुब्रा वैली इन इंडिया में ये पाया जाता है। वन हंड राइनोसर्स इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया। वन हंड राइनोसर्स नेचुरली इन मतलब नेपाल में, नॉर्दर्न इंडिया में पाए जाते हैं, और ये इसलिए सही नहीं है। तो फिर हम देखते हैं कि तो इसमें सही क्या हुआ, बस एशियाटिक लायन वाला। इसमें हम देखेंगे कि फेमस प्लेसेस और रिवर के बारे में बताया गया। पंधारपुर जो है, पंधारपुर, चंद्रभागा, तिरुचिरापल्ली, कावेरी और हम्पी मलप्रभा। तो पहले वाले दोनों सही है। पंधारपुर जो है मतलब कि वो एक पिलग्रिमेज टाउन बोला जाता है। चंद्रभागा रिवर महाराष्ट्र में उसके बैंक में है। तिरुचिरापल्ली जो है वो भी बैंक ऑफ द रिवर कावेरी के पास है। ये मतलब सिटाडेल हुआ करता था चोलास के लिए और पल्लवस के लिए। लेकिन जो तुंगभद्रा रिवर के इसमें हम्पी है, मलप्रभा रिवर के नहीं बैंक में। और ये विजयनगर कैपिटल हुआ करता था। यहाँ पे विट्ठल टेम्पल है, नंदी स्टैचू है, विरूपाक्ष टेम्पल है। फिर हम देखते हैं कि इन द गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स आर हायर इन सम स्टेट्स दैन इन अदर। क्यों ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स कुछ स्टेट्स में हाई होते हैं दैन अदर्स? पॉवर्टी रेट वैरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, प्राइस लेवल्स वैरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट वैरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, एंड क्वालिटी of public distribution varies from state to state. So the question was in a given year in India official poverty lines are higher in some state than in others. क्यों होता है? क्यों एक स्टेट में मतलब पॉवर्टी लाइन अलग है तो दूसरे स्टेट में क्यों मतलब कि ये होता है? Thus, according to the poverty estimates, क्योंकि जो है मतलब पर इंटरस्टेट प्राइस डिफरेंसेस होते हैं, इसीलिए प्राइस लेवल्स वैरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। फिर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट दैट द यूज ऑफ सीरियस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोजल इनटू स्ट्रेटोस्फीयर। क्यों करते हैं मतलब ये एरोजल वाली टेक्निक? ये ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए ये चीज़ किया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं उसके लिए ये एरोजल वाली टेक्निक होती है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म्स पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन इज मेंशन। पायरोलिसिस और ये जो प्लाज्मा गैसिफिकेशन वाली चीज़ें मेंशन हुई है वो किसके इंस्टेंस में है? वो वेस्ट टू एनर्जी, मतलब वेस्ट से आप कैसे एनर्जी बना रहे हैं, मतलब उसके ऊपर ये मेंशन किया गया है। फिर हम 27 में देखते हैं अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से आते हैं। तो इसमें आते हैं हमारे नेयर, पपरा, शेंदुर्नी और कलकड़ मधुंथराई टाइगर रिजर्व, ये सारे आते हैं। और यहाँ पे अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व में कार्डमम, जामुन, नटमेग, पेपर, प्लांटेन ये सब मिलता है। फिर हम देखते हैं कि ये जो 28 वाले क्वेश्चन जो है मतलब कि कुछ विविपारस होते हैं टर्टल्स, कुछ मरीन एनिमल्स हर्बीवरस होते हैं, कुछ फिश हर्बीवरस होते हैं, कुछ टर्टल्स हर्बीवरस होते हैं। ये जो क्वेश्चन है मतलब कि सम, ये तो मतलब कि चारों ही सही है
क्योंकि आप अगर देखेंगे तो एडल्ट सी टर्टल हर्बीवरस होता है, वो सी ग्रास, एल्गी, सीवीड खाता है। फिशेस भी कुछ जैसे सर्जन फिश, पैरट फिश, ये हो गए हमारे हर्बीवरस। और अगर हम देखेंगे तो मेजोरिटी ऑफ स्नेक्स जो है वो एग ले करते हैं, कुछ क्या करते हैं कि अपना एग रिटेन करके जब तक वो हैच नहीं होता तब तो बाहर नहीं निकालते। तो ऐसे भी स्नेक्स हैं। बाकी मरीना एनिमल्स भी कुछ हर्बीवरस होते हैं, वो भी मैंने बता दिया। फिर हम देखते हैं कि 29 क्या है। 29 में ब्लू फिन महिसर कावेरी रिवर। तो यस, ब्लू फिन महिसर कावेरी रिवर में मिलता है, ट्रू। इरावदी डॉल्फिन चंबल रिवर में नहीं मिलता है। इरावदी डॉल्फिन जो है क्वाइट शाय होता है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब कि उसको बस डर्सल फिन और टेल फ्लूक हमें दिखता है। ये जनरली म्यांमार के इरावदी रिवर में पाया जाता है, चिलिका में पाया जाता है। और रस्टी स्पॉटेड कैट ये ईस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। माइक्रोबिट्स क्या होते हैं, वो माइक्रोबिट्स जो होते हैं वो प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल सॉलिड प्लास्टिक पार्टिकल जो 5 mm से भी छोटे होते हैं और डिग्रेड नहीं करते हैं, डिजॉल्व नहीं होते, मतलब काफ़ी टाइम तक सस्टेन करते हैं। तो मरीन एनवायरनमेंट ही नहीं, टोटल एनवायरनमेंट को ही वो हार्म पहुंचाते हैं। तो ये वाली चीज़ें इसीलिए मतलब कि इनको काफ़ी टॉक्सिक होते हैं। फिर 31 में एक अवेयरनेस चल रहा है अबाउट द हिमालयन नेटल। हिमालयन नेटल के बारे में अवेयरनेस चल रहा है, और ये एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ क्या है, टेक्सटाइल फाइबर है। हिमालयन नेटल मतलब एक फाइबर इल्डिंग प्लांट है जो कि हिंदू कुश हिमालय रीजन में हमें पाया जाता है। और एक कम्युनिटी है खार में, दार्चुला डिस्ट्रिक्ट जो फार वेस्टर्न नेपाल में है, वो ये प्रोड्यूस करता है फैब्रिक फ्रॉम हिमालयन नेटल। सो ये काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल है, इसलिए इसके बारे में अवेयरनेस चल रहा है। फॉर द मेजरमेंट एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेज रिमोट सेंसिंग डेटा यूज्ड। एक्चुअली इन तीनों में से किस चीज़ के लिए सैटेलाइट इमेज वाले डेटा यूज हो, तीनों चीज़ों के लिए, मतलब क्लोरोफिल कंटेंट कितना है वेजिटेशन में, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कितना है रिच राइस पैडी से, और लैंड सरफेस टेम्परेचर एक स्पेसिफिक लोकेशन का कितना है। फिर इनमें से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तो इनमें से कौन सा ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किस में है। तो अगर हम देखेंगे तो अब इसमें दिखा रहा है अभी तो मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, फिर उड़ीसा, महाराष्ट्र और फिर छत्तीसगढ़। तो ये डिफर करता रहता है, इसको हमें रिसेंट के साथ कनेक्ट करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द डिपोजिट ऑफ मेथेन हाइड्रेट। मेथेन हाइड्रेट के बारे में कौन सा ये सही है। मेथेन हाइड्रेट क्या है कि हाई वाटर प्रेशर एंड लो टेम्परेचर इनको बेस्ट कंडीशन देती है। टेम्परेचर लो रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा, और इसके जो डिपॉजिट्स होते हैं वो बहुत 100 मीटर्स थिक भी हो सकते हैं, और या फिर ये बिनेथ द सी फ्लोर पाए जा रहे हैं या फिर आर्कटिक पर्माफ्रॉस्ट में पाए जा रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है और ये लोग डिस्टेबलाइज होते हैं, क्योंकि ये तो लो टेम्परेचर में रहने वाली चीज़ है। तो ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड होता है ये मिथेन, और ये मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग इनको ट्रिगर करता है रिलीज ऑफ मिथेन गैस, ट्रू। Large deposit of methane hydrate are found in Arctic tundra and under the sea floor, true. And third is methane is in atmosphere oxidized to carbon dioxide after a decade or two, true. Consider the following. इनमें से कौन एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है ड्यू टू बर्निंग ऑफ क्रॉप बायोमास एंड रेसिड्यू। तो एक तो हम जानते हैं मतलब सही तरीके से कि कार्बन मोनोऑक्साइड तो होता ही है, मीथेन भी होता है, इवन ओजोन भी होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है। तो जब जलाने से एक्चुअली पार्टिकुलेट मैटर भी जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी जाता है, लीड मर्करी सब जाता है। तो हम ये देखते हैं कि 36 में क्वेश्चन 36 में एड्रियाटिक सी जो है वो अल्बानिया बॉर्डरिंग कंट्री है उसका। तो एड्रियाटिक सी का बॉर्डरिंग कंट्री क्या है, एक तो अल्बानिया है, एक और बाकी अगर क्या क्या मतलब कि बॉर्डरिंग कंट्री है अगर वो हम देखना चाहेंगे तो हाँ, तो एड्रियाटिक सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ क्या क्या है, इटली है, अल्बानिया है, क्रोएशिया है, मॉन्टेनिग्रो है, बोस्निया है, हर्जेगोविना है। तो ये सारे क्या है, एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी जो है वो इटालियन पेनिनसुला को बाल्कन पेनिनसुला से सेपरेट करता है एड्रियाटिक सी, और ये क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट आर्म है मेडिटेरेनियन सी के।
ठीक है। और इसके पास एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो। स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो है एक, जो कि मतलब कि 72 किलोमीटर वाइड है, जो एड्रियाटिक सी को यूनान सी से कनेक्ट करता है। तो एड्रियाटिक सी क्या करता है, बाल्कन पेनिनसुला से इटालियन पेनिनसुला को सेपरेट करता है। और जो स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो है वो 72 किलोमीटर्स वाइड है, जो कि क्या करता है, एड्रियाटिक सी को कनेक्ट करता है यूनियन सी से। ठीक है। तो फिर इसमें बॉर्डरिंग कंट्रीज है हमारे बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनिग्रो, क्रोएशिया, अल्बानिया। और वहीं पे हम देखेंगे कि सेकंड वाला क्या है कि ब्लैक सी। तो मतलब कि ब्लैक सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, यहाँ पे दिया गया है क्रोएशिया। तो हाँ, क्रोएशिया तो एक मतलब कि बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है, और उसके साथ साथ हमारा क्रोएशिया एक बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है कि नहीं वो हम देखेंगे। क्रोएशिया एक बॉर्डरिंग कंट्री नहीं है, बल्गेरिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रशिया, टर्की है। तो रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बल्गेरिया, रोमानिया, ये सब है। ब्लैक सी क्या है कि वेस्ट ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के बीच में है। ये कनेक्ट कहाँ से होता है, अटलांटिक सी को कनेक्ट होता है बाय द मेडिटेरियन सी एंड बोस्फोरस स्ट्रेट, इसके साथ बोस्फोरस, वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ ओट्रांडो। तो ये हमने देखा। फिर कैस्पियन सी कजाकिस्तान, ये तो हम जानते हैं कि कैस्पियन सी कजाकिस्तान उसको बॉर्डर करता है। इट इज़ मोस्टली इन द सेंट्रल एशिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज इसको बॉर्डर कर रहे हैं कैस्पियन सी को। रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अज़रबैजान, ये सब करते हैं उसको बॉर्डर। उसके बाद हम देखेंगे मेडिटेरियन सी को, मतलब कि इसकी बॉर्डरिंग कंट्री मोरक्को है कि नहीं। तो इसकी बॉर्डरिंग कंट्री क्या है, मोरक्को है मेडिटेरियन सी की। और उसके साथ साथ क्या है, स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, स्लोवेनिया है, जिब्राल्टर है, माल्टा है, बोस्निया है, हर्जेगोविना है, अल्जीरिया है, मोरक्को है, क्रोएशिया है। उसके साथ मॉन्टेनेग्रो है, लीबिया है, लेबनान है, साइप्रस है, इजिप्ट है, मोनाको, सीरिया, टूनिशिया, तुर्की, इज़राइल, ग्रीस। इज़राइल अभी तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया, इज़राइल में अभी चल रहा है ना, अल्बानिया भी है, वेटिकन सिटी भी है। अब रेड सी सीरिया को बॉर्डर करता है कि नहीं, नहीं, ये चीज़ तो नहीं है। रेड सी बॉर्डरिंग कंट्री क्या है, सीरिया नहीं है। इसके क्या है, जिबूती है, इजिप्ट है, एरिट्रिया है, इज़राइल है और जॉर्डन है। फिर हम देखते हैं कि among the following which one is the largest exporter of rice in the world in the last 5 years, so it is India। उसके बाद हम देखेंगे कि ये ग्लेशियर दिया है, रिवर दिया है, तो उनमें से मतलब कि देखना है कि सही से कनेक्ट हुआ है कि नहीं। तो बंदरपुश यमुना, ट्रू। फिर बाराशिगरी और चेनाब अगर हम देखेंगे तो बाराशिगरी और चेनाब भी सही है। फिर मिलम एंड मंदाकिनी, ये क्या है, ये गलत है, क्योंकि जो मंदाकिनी रिवर है वो चोरीवारी ग्लेशियर से आती है। फिर सियाचिन नुब्रा, सियाचिन नुब्रा सही है। फिर हम देखते हैं जेमू, जेमू जो है वो लार्जेस्ट ग्लेशियर है ईस्टर्न हिमालय में। तो ये क्या मतलब कि कंचनजंगा में बेस में पाया जाता है, और हिमालयन रीजन में, मतलब सिक्किम वाले रीजन में। और जो मानस रिवर है वो ट्रांसबाउंड्री रिवर है हिमालयन फुटेल्स में बिटवीन भूटान एंड इंडिया, और ये लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है भूटान में, मानस। और फिर हम देखते हैं इन इंडिया द यूज़ ऑफ कार्बोफ्यूरन, मिथाइल पैराथ्रियोन, फोरेट एंड ट्राइजोफस इज व्यूड विथ अप्रेंसन। क्यों ये, क्योंकि ये सारे जो केमिकल्स हैं वो यूज़ होता है एज अ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर। और मतलब कि फ्रूट राइपनिंग एजेंट तो अभी फेमस है कार्बाइड करके, ठीक है। तो ये चीज़ें फिर हम देखते हैं कि इसमें इसको कंसिडर करेंगे रामसर कन्वेंशन। ये 40 नंबर क्वेश्चन है। तो रामसर कन्वेंशन में ये मैंडेटरी हो जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट करे और कंजर्व करे अपने वेटलैंड्स को। ये गलत है, मैंडेटरी नहीं होता। ये एक इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी है जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि क्या होना चाहिए देश का एक्शन, देश या फिर विदेश का एक्शन टू फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड्स। इसके 3 पिलर्स होते हैं। पहले तो आप वेटलैंड को डिजिग्नेट करिए, आप उसकी इफेक्टिव मैनेजमेंट कीजिए, और मतलब कि कोऑपरेट कीजिए इंटरनेशनली फॉर द वेटलैंड सिस्टम की कंजर्वेशन। तो बाकी दोनों तो सही है, लेकिन ये वाला गलत हो जाता है। वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010, हाँ, ये फ्रेम हुआ था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन। फिर हम देखते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एग्रीकल्चरल सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू एनवायरनमेंट।
ये सही है। कैटल, ये सबसे मैक्सिमम एग्रीकल्चरल सॉइल से निकलता है। कैटल रिलीज अमोनिया इनटू एनवायरनमेंट, ट्रू। पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेस रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू एनवायरनमेंट, ये भी सही है देखा जाए तो। सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल सॉइल से आता है, फिर लाइफ स्टॉक से आता है हमारा, और ये यूएन रिपोर्ट के थ्रू पता चला था। फिर हम देखते हैं कि ये कॉमन क्या है, अलियार, इसापुर, कंसावती, ये कॉमन क्या है कि ये सब वाटर रिजर्वियर्स है तीनों चीज़। अलियार डैम कहाँ पे है, अन्नामलाई हिल्स के वहाँ पे, ऐसा मतलब कि अन्नामलाई हिल्स इसको सराउंड करते हैं। इसापुर डैम कहाँ पे, पेनगंगा रिवर के पास, महाराष्ट्र में। और फिर हम देखते हैं कंसावती कहाँ पे है, ये सेकेंड लार्जेस्ट है डैम, अर्दन डैम वेस्ट बंगाल में। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है, महानदी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रपोजल, ये 43 क्वेश्चन है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रपोजल टू द यूज ऑफ हाइड्रोजन एनरिच CNG एज फ्यूल फॉर बसेज इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कंसीडर द फॉलोइंग थिंग। तो HCNG जो है, मतलब इसमें सही कौन सा है, इसमें सही है हमारा 2 and 3। HCNG as fuel reduces carbon dioxide and hydrocarbon emission. हाइड्रोजन 1/5 ऑफ द वॉल्यूम तक ब्लेंड किया जा सकता है CNG के साथ, मतलब बस के फ्यूल के लिए। पहले वाला गलत है, क्योंकि HCNG रिड्यूस करता है एमिशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड अप टू 70%, एलिमिनेट नहीं कर पाएगा HCNG। और फोर्थ वाला गलत क्यों है, HCNG मेक्स फ्यूल लेस एक्सपेंसिव दैन CNG, ये तो भी गलत है, इट वुड बी एक्सपेंसिव। सो ये चीज़ है, बाकी दोनों सही है। 44 क्या है, ड्यू ड्रॉप्स क्लाउडी नाइट में क्यों नहीं फॉर्म होते, तो क्यों नहीं फॉर्म होते, क्योंकि क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक करते हैं अर्थ के रेडिएशन को, तो इसीलिए ड्यू ड्रॉप्स क्लाउडी नाइट में फॉर्म नहीं हो पाते। ड्यू ड्रॉप्स क्यों होते हैं, वाटर वेपर के कंडेंसेशन में। तो हमारी जो मतलब कि चारों तरफ जो वाटर वेपर्स हैं वो मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी है, तो ये हॉट एयर जो है उसमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है कोल्ड एयर से, तो रात के समय में क्या होता है कि हॉट एयर जो है वो कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आता है, और अर्थ के मतलब कि जो रेडिएशन के कारण बाय क्लाउड्स वो क्या करता है कि वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है और ड्रॉपलेट की तरह, मतलब कि ड्यू ड्रॉप्स की तरह हमें पाया जाता है लीव्स में, सब में। फिर 45 क्वेश्चन क्या है कि द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। ये 44th नहीं, ये 42nd किया था, तो ये गलत हो गया। फिर हमारा क्या है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये वाली जो चीज़ है ये सही है, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो किया था, मतलब कि 99th अमेंडमेंट की जो मतलब कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मतलब कि कर्व कर रहा है, इसलिए उसको हटा दिया था, जो कि NJAC का मतलब वो मतलब NJAC का स्थापना कर सकता था। NJAC होता तो मतलब कि अभी जैसे बस जुडिशरी के लोग जुडिशरी के हायर ऑफिशियल्स को चूज़ करते हैं, उसमें मतलब कि सरकार या इलेक्टेड लोगों का भी हाथ होता है, लेकिन जुडिशरी ने ये एक्सेप्ट नहीं किया। और पहले वाला था 42nd। अभी देखते हैं कि द मोशन, मतलब एक जज को इम्पीच करने का मोशन एक स्पीकर ऑफ लोकसभा रिजेक्ट नहीं कर सकता है, यहाँ पे लिखा है, गलत है, रिजेक्ट कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया डिफाइन एंड गिव डिटेल्स ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑफ जजेस। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको मतलब कि नहीं डिफाइन कर पाता है। और थर्ड वाला सही है कि जजेस इंक्वायरी एक्ट के बारे में है, कि जो इम्पीचमेंट ऑफ जजेस और उसका प्रोसेस के बारे में जजेस इंक्वायरी एक्ट में दिया गया है, ये सही है। और इफ द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ अ जज इज टेकन अप फॉर वोटिंग, द लॉ रिक्वायर्स द मोशन टू बी बैक्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट and supported by majority of total membership of that house and may not be less than 2/3 of the total members of that house present and voting। ये 3 and 4 सही है। फिर हम देखते हैं कि 9th शेड्यूल के बारे में। 9th शेड्यूल जो है वो इंट्रोड्यूस किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। फर्स्ट अमेंडमेंट इसको बोलते हैं। तो इसको क्यों इंट्रोड्यूस करवाया था, ताकि लैंड टू द लैंडलेस दिया जा सके, जमींदार से लैंड लिया जा सके, और स्पेशल प्रोविजन किया जा सके सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों के लिए। फिर हम देखते हैं कि कोल सेक्टर नेशनलाइज किया गया था कब, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अंडर इंदिरा गांधी। कोल ब्लॉक्स आर अलॉटेड ऑन लॉटरी बेसिस। टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल्स टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन। पहला वाला जो क्वेश्चन है
इंदिरा गांधी ने किया था करके। तो उसमें मतलब कि हम पहले देखेंगे कि कोल ब्लॉक्स ऑक्शन से होता है, लॉटरी से नहीं होता, तो 2 इज कैंसल्ड, 1 और 3 कैन बी ओनली राइट। इंडिया अभी सेल्फ रिलायंट नहीं है। इंडिया का कोल जो सेक्टर है, मतलब कोल है, वो काफ़ी इंफीरियर क्वालिटी के है, तो वो तो नहीं है, तो बस 1 ही करेक्ट हुआ इसमें। फिर हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के 49 क्वेश्चन, तो पार्लियामेंट के प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 एग्जाम सेवरल पोस्ट फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये एक्ट के बारे में दिया गया, ये काफ़ी सारे पोस्ट को एग्जाम्प्ट करता है डिस्क्वालिफिकेशन से ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये ट्रू है। द अबव मेंशन एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स, ये भी ट्रू है। थर्ड वाला ट्रू नहीं है, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइन तो नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो थर्ड वाला ट्रू नहीं है। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नॉल एंड वॉइड? तो किस एक्ट के तहत इसको हम नॉल एंड वॉइड बोल सकते हैं, अगर ट्राइबल लैंड से किसी नॉर्मल इंसान को लैंड ट्रांसफ़र हो जाता है? तो ये है हमारा 5th शेड्यूल के तहत हम बोल सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द पीवीटीजी। तो पीवीटीजी रिसाइड इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। और उसके बाद क्या है कि स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया। हाँ, काफ़ी कुछ क्राइटेरिया है, स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी यूज़, काफ़ी लिटरेसी, तो इनमें से हाँ ये एक है। 95 पीवीटीज है, नहीं 75 पीवीटीज है। इरूलर एंड गोंडा रेडी ट्राइब्स आर, येस दे आर पीवीटीज। तो हमारा ये 2 एंड 1, 2 एंड 4 ये सही हो जाता है। With reference to the Constitution of India, prohibition or limitation of provision contained in ordinary laws cannot act as a prohibition or limitation on the constitutional powers under Article 142. Article 142 क्या होता है? ये सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है टू डू कंप्लीट जस्टिस इन केस ऑफ समथिंग, तो कंप्लीट जस्टिस करने की पावर है। तो इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेंड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगा उससे सुप्रीम कोर्ट के पावर्स कंस्ट्रेंड नहीं होंगी। फिर हम आते हैं 53 क्वेश्चन में, विथ रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर्स ऑफ हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर, ट्रू। द स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल ऑन पर्टिकुलर मैटर, इट फॉलोज द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर। ये सही है कि नहीं? तो ये सही नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाइंड है, वो लोकसभा के इसको नहीं फॉलो करेगा, इट इज़ नॉट बाउंड बाय द सेंट्रल लॉज। तो लेजिस्लेचर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपना पावर कॉन्स्टिट्यूशन से लाता है, सेंटर से नहीं। तो कंप्लीट सोवरेंटी होता है, स्पीकर का कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है रूल्स एंड प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए। फिर हम देखते हैं कि 54th क्वेश्चन। 54th क्वेश्चन क्या हो जाता है कि द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन हैज़ अ प्रोटोकॉल अगेंस्ट द स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड, सी एंड एयर। द UNCC इज द फर्स्ट एवर लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट। और इसमें क्या है कि पहला वाला जो है वो गलत है, क्योंकि UN कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इट्स अ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। लाइक ये जो है मतलब कि जो स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट बाय लैंड, सी एंड एयर, ये किसके अंदर? UNCCAC के अंदर नहीं, ये आता है UN कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है। फिर UNCAC फर्स्ट एवर ग्लोबल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट है, ट्रू। फिर UNTOC is the inclusion of a specific chapter aimed at returning assets to their rightful owners, true. The United Nations Office on Drugs and Crime is mandated by its member states to assist in the implementation of both UNCAC and UNTOC, true. तो इसमें बस हमने देखा कि 2, 3, 4 सही है। फिर हम देखते हैं कि अभी जो रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का, तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स के पास राइट है टू फेल द बैम्बूज ग्रोन इन फॉरेस्ट एरियाज। सेकेंड में हम देखेंगे कि शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट के हिसाब से बैम्बू एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। बैम्बू एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ये ट्रू है। शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 अलाउज ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द फॉरेस्ट ड्वेलर्स।
तो ये जो चीज़ है फॉरेस्ट ड्वेलर्स के बारे में। 1 मिनट। तो अभी हम देखेंगे कि मतलब कि जो फॉरेस्ट एक्ट के तहत 1927 के, फॉरेस्ट ड्वेलर के पास ये राइट नहीं कि वो बैम्बूज को काट ले और फिर ले जाए, लेकिन उनके पास मतलब कि बैम्बू एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंडर है, ट्रू। वो मतलब कि ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉरेस्ट ड्वेलर का है, ये भी ट्रू है। फिर होता है कि 56 में कि राइट टू मैरी मतलब एक इंसान का चॉइस होना चाहिए, कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? ये आता है आर्टिकल 21 के अंदर, जैसे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू सेफ एनवायरनमेंट, ये सब जैसे आता है। फिर हम देखते हैं कि 57 में क्या है कि इंडियन पेटेंट एक्ट के तहत बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया। इट कैन नॉट बी पेटेंटेड इन इंडिया, देर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, इट इज़ रॉन्ग। 3 सही है, प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया। 58 में दोनों सही है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत हम इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन करना, और वो मतलब पहले वाला जो होता है। सेकंड में स्टैंडर्ड्स ले करता है एमिशन के बारे में, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के डिस्चार्ज के बारे में, ये भी सही है। 59 में हम देखते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के तहत इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो इनमें से करेक्ट कौन सा है? सी करेक्ट है। इसमें है कि द रूल्स के प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड एलाबरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी। पहला वाला क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि पहले वाले में क्या है कि एक सेकेंड, पहले वाले में क्या है कि वो 5 नहीं, वो 3 स्ट्रीम्स में बायोडिग्रेडेबल्स, डोमेस्टिक हैजर्डस वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, डोमेस्टिक हैजर्डस वेस्ट, तो इन तीनों चीज़ों में मतलब कि डिवाइड किया जाता है, 5 नहीं। रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन्स एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप ओनली, नो, इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल एरियाज। फिर बियॉन्ड द म्यूनिसिपल एरिया। 6 में इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ वेस्ट जनरेटर दैट द वेस्ट जनरेटेड इन वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी मूव टू अनदर डिस्ट्रिक्ट, ये चीज़ सही नहीं है। फिर हम देखते हैं कि हाँ, कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स सेंट्रल अमेंडमेंट रूल्स 2018. If rules for fixed term employment are implemented, it becomes easier for the firms companies to lay off workers. No notice of termination or employment shall be necessary in case of temporary worker. तो ये दोनों चीज़ें उन्होंने वर्कर के केस में दिया है। क्या एक है कि अगर मतलब फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट मतलब कि ये हो जाए, एम्प्लॉयमेंट के रूल्स इम्प्लीमेंट हो जाए, तो फिर क्या होगा कि ईजियर हो जाएगा फॉर्म्स और कंपनीज़ के लिए लोगों को निकालने के लिए, ट्रू। और मतलब कि सेकंड क्या है, कोई टर्मिनेशन की नोटिस नहीं दी जाएगी टेम्परेरी वर्कर्स के लिए। तो ये जो मतलब रूल्स है, ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट सारे सेक्टर्स के बारे में, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट से क्या होता है, ईजी हो जाता है हायर एंड फायर वर्कर्स को। तो इसमें क्या है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वर्कर क्या है कि जो एक बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में एक फिक्स्ड पीरियड के लिए उसको हमने एम्प्लॉयमेंट दी है। फिर हम आते हैं 61 में। 61 में क्या है, द सर्विस एरिया अप्रोच was implemented under the purview of lead bank scheme. With reference to the management of minor minerals in India, consider the following statement. So, sand is a minor mineral according to prevailing law in the country. State government have the power to grant mining leases of minor minerals, but power regarding the formation of rules related to the grant of minor minerals lie with the central government. तो ये वाली जो चीज़ है वो भी सही है।
लेकिन पावर रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू माइनर मिनरल्स लाई विद द सेंट्रल। रूल फॉर्म करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन लीज स्टेट गवर्नमेंट दे सकता है। सैंड एक माइनर मिनरल है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स फ्रेम करने के लिए टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग। फिर हम देखते हैं कि 63 मोस्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज। गलत है ये चीज़। एक्सटर्नल डेट के बारे में जो ये दिया गया है वो गलत है। एक सेकेंड। हाँ, तो इसमें ये भी गलत है। ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर्स, ये भी गलत है। सबसे ज़्यादा जो है वो कमर्शियल बोरोइंग से हमें आता है एक्सटर्नल डेट, फिर एनआरआई डिपॉजिट से, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट से आता है। यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड डेट जो है वो मतलब 45.9% है, फिर इंडियन रुपी है, फिर एसडीआर है, फिर है येन, फिर है यूरो। तो ये चीज़ गलत है। इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है मतलब कि कमर्शियल बैंक के एसेट की तरह? तो एसेट्स क्या होते हैं? कैश इन हैंड एसेट्स, कॉल मनी एसेट, कैश इन सेंट्रल बैंक एसेट, बिल्स डिस्काउंटेड एसेट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट, फिर हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एसेट, स्पेशल डिपॉजिट इन सेंट्रल बैंक एसेट, लोन्स एडवांसेस एसेट। तो एसेट क्या नहीं है? डिपॉजिट एसेट नहीं है। बी वाला आंसर। 65 में क्या है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज और आर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस? इनमें से कौन सा करेंसी क्राइसिस को रिड्यूस कर सकता है? इस बारे में इस सवाल को पूछा गया है। तो करेंसी क्राइसिस, हाँ, करेंसी क्राइसिस जो है उसको रिड्यूस कर सकता है फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ इंडिया आईटी सेक्टर, ट्रू। रेमिटेंस फ्रॉम इंडियन अब्रॉड, ट्रू। इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर, नहीं, ये तो नहीं हो सकता। 66 which one of the following suggested that the governor should be an eminent person from outside the state and should be detached figure without any political link? सरकारिया मिशन। फिर हम देखते हैं कि which of the following is issued by registered overseas registered foreign portfolio investors to overseas investors who want to be a part of Indian stock market without किसी को स्टॉक मार्केट का पार्ट बनना है लेकिन रजिस्टर नहीं करना है, किसी के थ्रू करवाएगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो ये कौन से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के थ्रू ये करवा सकते हैं? मतलब कि अगर कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वो इंडिया में डिपॉजिट करना चाहता है तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के थ्रू ये करवा सकते हैं हम। तो सर्टिफिकेट ऑफ मतलब कि क्या होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? ये एक इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट हुआ। पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या हुए? पार्टिसिपेटरी नोट्स पी नोट्स है जो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जो इन्वेस्टर्स को या हेज फंड्स को रिक्वायर होता है इंडियन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने के लिए। सेबी के साथ इनको रजिस्टर नहीं करना पड़ता है। सॉरी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नहीं होगा इसका आंसर पी नोट्स है। फिर 68 में क्या है? द कैंपा फंड। कैंपा फंड एग्जिस्ट एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल। इसके बारे में पूछा गया है कि कैंपा फंड कहाँ पे प्रेजेंट है। हाँ, तो कैंपा फंड ये स्टेट नेशनल लेवल पे है कि नहीं, और पीपल पार्टिसिपेशन मैंडेटरी है क्या कैंपा फंड के लिए? तो इसमें क्या है कि वन ओनली करेक्ट है, पीपल का पार्टिसिपेशन मैंडेटरी नहीं है। 69 अगर हम देखेंगे, इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन सेक्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। पहले दोनों ही रिव्यू करते हैं एडहॉक कमेटी और पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, क्योंकि ये इलेक्टेड होते हैं। बाकी जो फिनेंशियल कमीशन हो गए, फिनेंशियल सेक्टर, नीति आयोग, ये सब मतलब कि क्या इलेक्टेड नहीं होते हैं, तो ये तीनों नहीं करते हैं, पहले वाले दोनों करते हैं। 5 ईयर के प्लान के हिसाब से फ्रॉम द सेकेंड 5 ईयर प्लान देयर वाज अ डिटरमिन्ड थर्स्ट टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। हाँ, एक बेसिक थ्रस्ट तो था कैपिटल गुड इंडस्ट्री के लिए। द फोर्थ 5 ईयर प्लान adopted the objective of correcting the earlier trend of increased concentration
of wealth and economic power. True. The fifth five-year plan, for the first time, the financial sector was introduced as an integral part of the plan. No. फाइनेंशियल सेक्टर को एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान के हिसाब से इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था. ये 1969 में किया गया. With reference to Asian Infrastructure Bank, Investment Bank, consider the following statement. AIIB has more than 18 member nations. No, this is not true. It has 97 member nations. फिर हम देखते हैं कि एशियन मेंबर्स जनरली है, बाहर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है. इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर. ट्रू. AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड एशिया. ये गलत है. आउटसाइड एशियन मेंबर्स हैं. व्हाट आर द पर्पस ऑफ इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइन बाय इंडियन बैंक्स एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिसेंटली. ये क्या करता है कि स्ट्रेस्ड एसेट के फास्टर रिजोल्यूशन के लिए ये है, मतलब ये एग्रीमेंट है. 50 करोड़ से ज़्यादा का मतलब अगर स्ट्रेस्ड एसेट है उसके रिजोल्यूशन के लिए. चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक आर सिलेक्टेड बाय बैंक्स बोर्ड ब्यूरो. फिर है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द टास्क ऑफ PNGRB is to ensure competitive markets for gas. तो पहला वाला गलत है. ये पहला रेगुलेटरी बॉडी नहीं है. ठीक है. और दूसरा तीसरा सही है. वन ऑफ द टास्क ऑफ PNGRB इज टू एंश्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट्स फॉर गैस. येस. अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ PNGRB गो फॉर द अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी. ये भी ट्रू है. विथ रेफरेंस टू द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वोल्टी LTE के बीच में डिफरेंस बताइए. LTE क्या है? कॉमनली मार्केट होता है 3G के हिसाब से. वोल्टी इन कॉमनली मार्केट एज एडवांस 3G. नो, ये गलत है. ये तो 5G ये सब में हुआ. LTE इज़ डेटा ओनली टेक्नोलॉजी एंड वोल्टी इज़ वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी. ट्रू. वोल्टी क्या आता है कि वॉइस के टाइम मतलब जब आप कॉल पे बात कर रहे हैं डेटा के साथ साथ आपको उतना क्लैरिटी मिले जो कि हमें LTE में नहीं मिलता था. फिर हम देखते हैं कि which of the following statement is correct regarding the maternity benefit. Pregnant women are entitled to pre-delivery and post-delivery paid leave 3 महीने का. ये पहला वाला सवाल है. फिर है कि enterprises with creches must allow mother minimum 6 creche visit daily. वुमेन विथ 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस्ड एंटाइटलमेंट. थर्ड वाला सही है, लेकिन अगर हम देखें पहले दोनों वाला वो गलत है. फुल पेड एब्सेंस होता है 26 वीक्स का फ्रॉम बर्थ. और फिर स्टेटमेंट 2 देखें तो कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जहाँ 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है वहाँ पे फैसिलिटेटिव क्रेच रहेगा, नहीं तो नहीं. फिर 77 में क्या है? इनमें से कौन सा वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के सब इंडेक्स में नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. फिर हम देखते हैं कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंडर, कौन से रूल के अंडर आया था? ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स की. जो प्रोड्यूसर है वही उसका कैसे मतलब कि रिसाइकलिंग करे उसका ध्यान रखे. इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन टू द फूड FCI इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस पेड टू द फार्मर प्लस प्रोक्यूरमेंट इंसिडेंशियल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. फिर हम देखते हैं कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इट सोशल कैपिटल. सोशल कैपिटल क्या होगा? द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी. फिर विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नो हाई कोर्ट शैल हैव द jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid. An amendment to the Constitution of India cannot be called into question by Supreme Court of India. ये तो गलत ही है. सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है कि मतलब कि अगर गलत हुआ तो. और दूसरा हम देखेंगे क्या?
कि हाई कोर्ट वाला, कि हाई कोर्ट कभी मतलब कि कोई सेंट्रल लॉ को इनवैलिड नहीं बोल सकता, ये भी गलत है, दोनों ही गलत है। फिर हम देखते हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। ट्रू। इन टर्म्स ऑफ in terms of PPP dollars, India is the sixth largest economy in the world. ये गलत है, लेकिन पहले वाला सही है। अभी इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये एरिया के बारे में पूछा 83, ये तो चेंज होता रहता है। 84 के बारे में देखते हैं। एमंग द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इम्पोर्टेड बाय इंडिया, which one of the following occurs with the highest import in the 5 years? मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट हुआ है 5 साल में? एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के बीच में तो ये है वेजिटेबल ऑयल्स। फिर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? Absence of restraint। ये हो जाता है मतलब कि लिबर्टी का डेफिनेशन। सॉरी, अब एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट नहीं, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली। फिर 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट RBI टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी, फॉलोइंग एन एक्सपेंशरी मॉनिटरी पॉलिसी। फिर 87, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंट directives relating to the storage and payment system data, popularly known as data dictate, command the payment system provider that, मतलब कि क्या बोलेगा कि मतलब कि जितना भी डेटा है पेमेंट सिस्टम वो इंडिया में ही स्टोर में रहेगा, और ये इंश्योर करेगा कि सिस्टम्स ओन एंड ऑपरेट हो रहे हैं किससे? पब्लिक एंटरप्राइजेस से। और क्या रहेगा कि दे साल सबमिट द कंसोलिडेटेड सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बाय द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर, ये भी रहेगा। तो ए ही है जो सही है। Which one of the following adopted a law on data protection and privacy for its citizens known as General Data Protection Regulation in April? ये यूरोपियन यूनियन ने किया है। एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोऑपरेशन एरियाज इन द न्यूक्लियर फील्ड, ये इंडिया ने किसके साथ साइन किया है? रशिया के साथ। मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके साथ मनी मल्टीप्लायर जो है वो एक इकोनॉमी में बढ़ता जाता है? वो है हमारा बैंकिंग हैबिट, अगर लोगों की बढ़ेगी तब मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। फिर क्या है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर एंटरटेनमेंट कंसीडर द फॉलोइंग। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है कि एनवायरमेंट स्टिमुलेटेड एनवायरमेंट है, फिजिकल वर्ल्ड पूरा नहीं है, मतलब आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में हो, ये गलत है। वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है कि वर्चुअल रियलिटी में ये होता है। ऑगमेंटेड में क्या होता है कि आप रियल लाइफ में एक कोई ऑब्जेक्ट ला रहे हो, जैसे वो पोकेमॉन वाला था। तो इसमें 3-4 सही है। AR allows individual to be present in the world and then interact with the virtual things. VR closes the world and transfers an individual, providing complete immersion experience. Denisovan क्या होता है? Denisovan क्या होता है? एक अर्ली ह्यूमन स्पीसीज है। 92। 93 में हम क्या देखेंगे? रेफरेंस विद द रेफरेंस टू द रिसेंट डेवलपमेंट इन साइंस, which of the following statement is not correct? Functional chromosomes can be created by joining segment of DNA taken from cells of different species. ये तो गलत है, डिफरेंट स्पेसीज दिया गया है क्योंकि डिफरेंट स्पेसीज दिया गया है क्योंकि फिर क्या है कि पूरा क्वेश्चन ही मतलब एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें नॉट करेक्ट दिखा गया है। डिजिटल सिग्नेचर क्या है? डिजिटल एक सिग्नेचर एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी है जो आइडेंटिफाई करता है सर्टिफाइड अथॉरिटी को, ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी है, और ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है साइन करने का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को। और इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेरेबल टेक्नोलॉजी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज अकम्प्लिश्ड बाय वेरेबल डिवाइसेस? तो लोकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन ट्रू, स्लीप मॉनिटरिंग ट्रू, असिस्टिंग एंड हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन ट्रू। फिर हम देखते हैं कि RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी पॉपुलैरिटी बहुत लाया है। क्यों लाया है RNA
इंटरफियरेंस टेक्नोलॉजी। क्यों लाया है? क्योंकि स्लाइसिंग के लिए यूज़ हो सकता है, used for developing therapies as well for treatment of cancer. It can be used to produce crop plants and are resistant to viral pathogens. फिर 97, recently scientists observed the merger of giant black holes billions of light years away from the earth. What is the significance of this observation? कि ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट हुए हैं इस ऑब्जर्वेशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन ऑफ द ऑकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस क्या है? जेनेटिक प्रीडिस्पोजन, येस। टेकिंग इनकरेक्ट डोजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स टू क्योर द डिजीज, ये तो ट्रू ही है। यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइफ स्टॉक, ट्रू। मल्टीपल क्रॉनिक डिजीजेज इन सम पीपल, ये तो नहीं। 3 इज ट्रू, 3 इज ट्रू, 2 इज ट्रू, 2 इज ट्रू। कि एंटीबायोटिक्स जो मतलब रेजिस्टेंस क्यों हो रहा है मतलब लोगों में, ये बताया गया है। तो 2 इज़ ट्रू, 3 इज़ ट्रू, 4 इज़ नॉट ट्रू। कैश 9 क्या है? मॉलिकुलर सीजर्स हैं। 100 क्वेश्चन क्या है? हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक HIV। हाँ, ब्लड और अनप्रोटेक्टेड सेक्स और मतलब मदर टू चाइल्ड ऐसा होता है जैसे HIV में होता है। तो ये सही है पहला वाला सवाल। फिर हम क्या देखते हैं कि हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव अ वैक्सीन, रॉन्ग। ग्लोबली द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल विद हेपेटाइटिस बी एंड सी आर सेवरल टाइम हायर देन इन्फेक्टेड विथ HIV, ट्रू। और फिर सम ऑफ द इन्फेक्टेड विथ HIV एंड HIV हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी डू नॉट शो एनी सिम्टम फॉर मेनी ईयर, ट्रू। काफ़ी टाइम तक ऐसे स्टैगनेंट रहता है। So thank you. Today we just completed 2019 PYQ analysis.